प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है फ्यूचर में, रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है किसी पास्ट डेट से, किसी बैक डेट से। ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मीनिंग होता है कानून लागू होना। तो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मीनिंग हुआ फ्यूचर में कानून लागू होना। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मीनिंग हुआ किसी पास्ट डेट से, किसी बैक डेट से कानून लागू होना। सबसे पहले देखेंगे ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है स्टैट्यूट कम्स इनटू फोर्स और लॉ कम्स इनटू फोर्स, कानून फोर्स में आना। या फिर स्टैट्यूट और लॉ कम्स इनटू इफेक्ट, कानून इफेक्ट में आना। या फिर हम कहें स्टैट्यूट और लॉ बिकम्स ऑपरेटिव, कानून ऑपरेटिव हो जाना। सिंपल भाषा में कहें तो कानून लागू हो जाना। एक चीज़ होती है डेट ऑफ कमेंसमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? डेट फ्रॉम विच द स्टैट्यूट बिकम्स ऑपरेटिव, जिस डेट से स्टैट्यूट ऑपरेटिव हो जाता है या फिर कहें कानून लागू हो जाता है, वह डेट डेट ऑफ कमेंसमेंट कहलाती है। प्रायर टू दिस डेट द लॉ हैज़ नो फोर्स, इस डेट से पहले लॉ की कोई फोर्स नहीं होती, लॉ की कोई ताकत नहीं होती। मान लीजिए डेट ऑफ कमेंसमेंट है 15 अगस्त, कानून में लिखा हुआ है कि इस डेट से यह कानून लागू होगा, तो 15 अगस्त से पहले के जो भी कार्य हैं उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा, इसका कोई फोर्स नहीं होगा, इसकी कोई ताकत नहीं होगी। 15 अगस्त से बाद में किए गए कार्यों पर यह कानून लागू होगा। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक ओवरव्यू लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे। पहले देखेंगे प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मान लीजिए आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को एक कानून पास होता है जिस पर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं। अब इस कानून में लिखा हुआ है कि यह या तो 15 अगस्त से लागू होगा या फिर इसमें एक फ्यूचर डेट दे दी गई है 31 दिसंबर, इन डेट के बाद लागू होगा यह कानून। तो यह प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया, मतलब कि इस डेट के बाद में यह कानून लागू होना है, किसी पास्ट डेट से यह कानून लागू नहीं होना। यह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यह प्रोस्पेक्टिव है। इस डेट के बाद 15 अगस्त या फिर एक फ्यूचर डेट दे दी 31 दिसंबर, इन दोनों डेट के बाद ही यह कानून लागू होगा, इसके पहले नहीं। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि यदि यह कानून, इसमें यह लिखा हुआ है कि पब्लिक में ओपनली बियर पीना मना है और कोई व्यक्ति इन डेट्स के बाद पब्लिक में ओपनली बियर पीता है, तो इस व्यक्ति के ऊपर यह कानून लागू होगा। यदि इस डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है 15 अगस्त, इससे पहले किसी व्यक्ति ने बियर पी हो तो उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। ऐसे ही यदि कोई केस होता है इस कानून के तहत, इस डेट के बाद फाइल होता है, तो उस केस के ऊपर यह कानून लागू होगा। इस डेट से पहले यदि कोई केस चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कोई केस पेंडिंग है, तो उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। यह हुआ प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब हम देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिव को, समझते हैं वह क्या है। मान लीजिए आज 15 अगस्त है, आज के दिन कानून पास हुआ, इस पर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। अब इसमें एक्सप्रेसली एक डेट दी गई है कि यह कानून एक बैक डेट से लागू माना जाएगा, वह है 1 जनवरी, 1 जनवरी, कि यह कानून 1 जनवरी से लागू माना जाएगा। डेट तो आज 15 अगस्त है, लेकिन एक बैक डेट, एक पास्ट डेट दी गई है कि इस तारीख से यह कानून लागू माना जाएगा। तो इस तारीख के बाद जो कार्य किए गए हैं तो उन सभी कार्यों पर यह कानून लागू होगा। मान लीजिए यह व्यक्ति फरवरी में बियर पीता है, तो इस व्यक्ति के ऊपर भी यह कानून लागू हो जाएगा। हालांकि जिस समय यह बियर पी रहा था उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि ओपनली बियर पीना मना है, क्योंकि यह कानून आया तो 15 अगस्त में था, लेकिन इसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन दिया गया, एक पास्ट डेट से ऑपरेशन दिया गया, एक पास्ट डेट से इस कानून को लागू किया गया। और जो केसेस पुराने पेंडिंग थे 15 अगस्त से पहले वाले, उनके ऊपर भी यह लागू हो गया, क्योंकि डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 जनवरी है। 1 जनवरी के बाद के जो भी कार्य हैं और जो भी केसेस हैं उन सभी पर यह कानून लागू हो जाएगा। यह हुआ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जब भी कभी रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन करना होता है, किसी पास्ट डेट से कोई कानून लागू करना होता है, तो एक्सप्रेस डिक्लेरेशन होता है, मतलब कि उस कानून में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि 1 जनवरी से यह कानून लागू होगा। यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ तो प्रेज्यूम किया जाएगा कि इसका ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि इसका असर फ्यूचर में ही पड़ेगा, पास्ट में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पर डेट नहीं लिखी होती कि 1 जनवरी, तो ये माना जाता कि 15 अगस्त के बाद वाले कार्यों पर ही और 15 अगस्त के बाद वाले
केसेस पर ही यह कानून लागू होगा, पास्ट वालों पर नहीं होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब थ्योरी देख लेते हैं, इसमें और समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मीनिंग देखते हैं। प्रोस्पेक्टिव का क्या मीनिंग होता है? इन फ्यूचर। और प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का क्या मीनिंग हुआ? ऑपरेशन फ्रॉम अ फ्यूचर डेट। लॉ बिकम्स ऑपरेटिव फ्रॉम अ फ्यूचर डेट, या फिर कहें लॉ कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ फ्यूचर डेट, मतलब कि एक फ्यूचर डेट से कानून लागू होना। जैसे हमने देख लिया यहाँ पर कि आज 15 अगस्त है, आज के दिन कानून पास हुआ है। आज के बाद, या फिर इसमें लिखा हुआ है एक फ्यूचर डेट लिखी हुई है 31 अगस्त, इन डेट्स के बाद कानून लागू हो रहा है। इसका असर पुराने किसी कार्य पर नहीं होगा, ये किसी बैक डेट से कानून लागू नहीं हो रहा। आज से या फिर किसी फ्यूचर डेट से यह कानून लागू हो रहा है, किसी पास्ट डेट से लागू नहीं हो रहा। यह हो गया आपका प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। When Parliament passes a law, it commences either from the date it receives presidential assent or from a future date as specified in the statute. जब भी कभी पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है, या तो यदि उसमें कोई डेट वगैरह नहीं लिख रही, कोई फ्यूचर डेट नहीं लिख रही, तो जिस दिन पास करेगी उसी दिन की डेट उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट मानी जाएगी, उसी दिन से वह लागू माना जाएगा। और यदि उसमें कोई फ्यूचर डेट दी गई है जैसे 31 दिसंबर, तो उस डेट से वह लागू माना जाएगा। This law will apply to only those proceedings which have been instituted after its commencement. यह कानून केवल उन्हीं प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होगा जो कि इस कानून के लागू होने के बाद इंस्टीट्यूट की गई हैं। इस कानून के बाद जो केस फाइल किए गए हैं, केवल उन्हीं के ऊपर यह कानून लागू होगा, पास्ट वालों पर नहीं होगा। सिमिलर एग्जांपल देखते हैं। रोहन ड्रिंक्स बियर इन पब्लिक प्लेस ऑन डेट 1 जनवरी 2023। स्टैट्यूट नेम ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्रोहिबिशन एक्ट 2023 is passed on 1st February 2023. This statute prohibits drinking beer in public place. Rohan will not be held liable for the act because he committed the act before the statute came into operation. 1 जनवरी को रोहन पब्लिक प्लेस में बियर पीता है। 1 फरवरी को एक कानून आता है कि पब्लिक प्लेसेस में बियर पीना मना है। इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 फरवरी है। इसका प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है, यह किसी पास्ट डेट से लागू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह कानून रोहन पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि रोहन ने इस डेट से पहले बियर पी है। यदि वह 1 फरवरी के बाद बियर पीता है पब्लिक प्लेस में, तो यह कानून इसके ऊपर अप्लाई होगा। Another example, there is a case proceeding pending in a court. During the pendency of the case, a law comes into operation. That law will have no effect on that proceeding. मान लीजिए 1 जनवरी को कोई केस चल रहा है, अब 1 फरवरी को एक नया लॉ आ जाता है, तो यह लॉ जो है, जो केस चल रहा है इस समय, इस केस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसका इस केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह केस पुराने लॉ के अनुसार ही, जो लॉ 1 जनवरी के समय था उसी लॉ के अनुसार यह केस चलेगा। केस लॉ लिखना हो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में तो लिख सकते हैं केशवन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में कोर्ट ने कहा था, इट इज़ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट एवरी स्टैट्यूट इज प्राइमा फेसी प्रोस्पेक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन मेड टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। इसमें सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी स्टैट्यूट प्राइमा फेसी प्रोस्पेक्टिव ही माना जाता है जब तक कि एक्सप्रेसली साफ तौर पे लिखा हुआ ना हो कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा, साफ साफ उसमें लिखा ना हो कि किसी पास्ट डेट से उस कानून को लागू करना है। जब तक यह एक्सप्रेसली डिक्लेयर ना हो, साफ साफ कानून में ना लिखा हो, तो प्रेज्यूम किया जाएगा कि उसका ऑपरेशन जो होगा प्रोस्पेक्टिव होगा, वह लागू फ्यूचर डेट में ही होगा। अब देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसका मीनिंग, रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है फ्रॉम पास्ट डेट, किसी बैक डेट से। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का मीनिंग हुआ ऑपरेशन फ्रॉम अ पास्ट डेट।
किसी पास्ट डेट से लागू होना, और टू गिव इफेक्ट टू अ लॉ फ्रॉम अ बैक डेट। रिजल्ट विल बी दैट लॉ विल अप्लाई टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ऑल्सो। इसका असर यह होगा कि जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, उस डेट से पहले वाली प्रोसीडिंग्स हैं, उन पर भी यह लागू होगा। जैसे यहाँ पर आज तारीख है 15 अगस्त। आज के दिन कानून बना है, लेकिन यह लागू जो हो रहा है बैक डेट से हो रहा है, 1 जनवरी से हो रहा है। तो 15 अगस्त से पहले वाली प्रोसीडिंग्स जो कि 1 जनवरी के बाद हैं, लेकिन 15 अगस्त से पहले हैं, इन पुरानी वाली प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, इनके ऊपर भी यह लागू होगा, क्योंकि यह रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन हो रहा है। इट विल अफेक्ट एग्जिस्टिंग राइट, लाइबिलिटी, प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन। यह जो पहले से ही मौजूद राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, प्रोसीजर है, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांजैक्शन है, इन सभी को इफेक्ट करेगा रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। इज़ द लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट टू मेक सच लॉज? क्या लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट है ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव के लिए तो खैर कॉम्पिटेंट है ही, क्या बैक डेट से किसी कानून को लागू करा सकती है लेजिस्लेचर? इसका आंसर है द लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट टू मेक बोथ प्रोस्पेक्टिव एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। हाँ, इसका आंसर है हाँ, लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट है, उसके पास यह शक्ति है कि वह प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों तरह के लॉ बना सके। If the legislature has intention to give retrospective effect to an enactment, then it has to expressly declare it in the statute in unequivocal and clear terms. If no such declaration is made in the statute, then the statute shall be presumed to be prospective in nature. यदि लेजिस्लेचर को कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव बनाना है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, उसे किसी पास्ट डेट से लागू कराना है, बैक डेट से लागू कराना है, तो उसको उस कानून के अंदर साफ साफ लिखना होगा कि यह कानून उस बैक डेट से लागू होगा। यदि ऐसा नहीं लिखा, साफ साफ नहीं लिखा, तो यह प्रेज्यूम किया जाएगा कि यह कानून प्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि यह फ्यूचर के लिए लागू होगा, किसी पास्ट डेट से लागू नहीं होगा। एक प्रिजम्पशन है रेट्रोस्पेक्टिविटी के अगेंस्ट, प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिविटी। अनलेस डिक्लेयर्ड बाय एक्सप्रेस वर्ड और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन अ लॉ शैल बी प्रेज्यूम टू बी प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। जब तक कि साफ साफ शब्दों में यह डिक्लेयर ना किया जाए कि कानून जो है रेट्रोस्पेक्टिव है, यह कानून पास्ट डेट से लागू माना जाएगा, तब तक उस कानून को प्रोस्पेक्टिव ही माना जाता है। मतलब यदि कोई कानून रेट्रोस्पेक्टिव बनाना है, उसको पास्ट डेट से किसी बैक डेट से लागू कराना है, तो यह साफ साफ लिखना होगा उसमें। यदि साफ साफ नहीं लिखा हुआ, एक्सप्रेस डिक्लेरेशन नहीं है, तो वह कानून प्रोस्पेक्टिव माना जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं माना जाएगा। दिस वॉज स्टेटेड बाय द कोर्ट इन द फॉलोइंग केसेज: केशवन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे और जिले सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इन दोनों केसेज में कोर्ट ने यह बात कही थी। अब एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, या फिर सर्कमस्टेंसेस अंडर विच रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज परमिसिबल, या फिर ये पूछ लेते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ लॉज। इन सभी का आंसर सेम है, इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। हमें आंसर में क्या क्या लिखना है, इसमें पूछा है किस किस प्रकार के लॉ के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव और किस किस प्रकार के लॉ के ऊपर प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होता है जनरली। तो इस पेज में हमने एक चार्ट सा बना लिया है, ये पूरा शॉर्ट में याद हो जाएगा, बाद में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव ज़्यादातर प्रोसीजर के ऊपर लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई केस 1 जनवरी को चल रहा है, शुरू हुआ है, वह CRPC के थ्रू चल रहा है। अब 1 जनवरी के बाद 15 अगस्त को एक नया लॉ आता है, CRPC को हटा के कोई नया लॉ आता है प्रोसीजर को चेंज करने के लिए। तो अब यह पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है, इसमें प्रोसीजर चेंज हो रहा है, तो बैक डेट से भी इस कानून को लागू किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि 1 जनवरी वाले केसेस भी इस नए प्रोसीजरल लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, नए वाले लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि केवल प्रोसीजर चेंज हो रहा है। प्रोस्पेक्टिव में क्या है, सब्सटेंटिव राइट्स वाले जो कानून होते हैं, जहाँ पर राइट्स इफेक्ट होते हैं, वह कानून प्रोस्पेक्टिव माने जाएंगे। वह बैक डेट से जनरली नहीं माने जाते, जब तक एक्सप्रेसली ना लिखा हो तब तक वह प्रोस्पेक्टिव माने जाएंगे कि इनका असर फ्यूचर में ही होगा, किसी पास्ट डेट से नहीं माना जाएगा। पीनल कानून जो होते हैं, पेनल्टी वगैरह लगाते हैं, ऑफेंसेस क्रिएट करते हैं, उनके
क्या इम्प्रिजनमेंट वगैरह, पनिशमेंट वगैरह देते हैं, ऐसे कानून प्रोस्पेक्टिव माने जाते हैं कि फ्यूचर डेट से ही माने जाएंगे, बैक डेट से नहीं माने जाएंगे जब तक एक्सप्रेसली ना लिखा हो। ऐसे ही अपील भी पुराने वाले डेट से नहीं मानी जाती, प्रोस्पेक्टिव मानी जाती है। सक्सेशन ट्रांसफ़र लिमिटेशन जो है यह मेनली जो है प्रोस्पेक्टिव है, इसका एक एक्सपेक्ट जो है वह रेट्रोस्पेक्टिव है। यह सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तब सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यह चार्ट बस शॉर्ट में रटने के लिए है। फिस्कल जो स्टैट्यूट्स होते हैं, मतलब कि पैसे से रिलेटेड, मनी रिलेटेड जो स्टैट्यूट्स होते हैं इनकम टैक्स वगैरह के, उनके प्रोसीजरल प्रोविजंस जो होते हैं, प्रोसीजर से रिलेटेड जो सेक्शंस होते हैं वह तो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। मतलब कि कोई कानून, कोई केस पहले से चल रहा है और आगे जाके उसका कोई प्रोसीजर चेंज कर दिया, तो इस केस में जो नया वाला कानून है वह पुराने वाले केस पे लागू हो जाएगा। लेकिन चार्जिंग प्रोविजंस जो होते हैं, जैसे कोई नया इनकम टैक्स या फिर इनकम टैक्स बढ़ाना, कोई किसी तरह का टैक्स बढ़ाना, कोई नया तरह का टैक्स लगाना, यह सब प्रोस्पेक्टिव होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने में तो लगेंगी रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिव होती नहीं है। जैसे किसी पास्ट मिसकंडक्ट पे फ्यूचर डिस्क्वालिफिकेशन कर देना। पास्ट में आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, उसके लिए आप कन्विक्ट किए गए हो, उसके बेसिस पे फ्यूचर में आप पे कुछ पाबंदी लगा दी जाए तो वह रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं कहलाती, वह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कहलाएगा। ऐसे ही किसी पास्ट फैक्ट पे आपको कोई फ्यूचर में रेमेडी दी जाए तो वह भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कहा जाएगा। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उनमें प्रोसीजर में तो चेंज किया जा सकता है, हमने पहले भी देखा, लेकिन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में यदि कोई सब्सटेंटिव राइट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अब डिटेल में देखते हैं सभी पॉइंट्स को। स्टैट्यूट्स दैट डील विद सब्सटेंटिव राइट्स आर प्रेज्यूम्ड टू बी प्रोस्पेक्टिव। जो स्टैट्यूट सब्सटेंटिव राइट्स से डील करते हैं वह प्रोस्पेक्टिव प्रेज्यूम किए जाते हैं। दीज स्टैट्यूट्स affect rights and create liabilities, therefore these must be prospective and not retrospective। यह स्टैट्यूट जो है, यह कानून राइट्स को इफेक्ट करते हैं और लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, इसलिए यह प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। केस लॉ में लिखना हो तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस भजन कौर, इस केस में कहा गया था कि सब्सटेंटिव लॉ इज प्रेज्यूम्ड टू बी प्रोस्पेक्टिव वेयर अ राइट इज क्रिएटेड बाय एन इनेक्टमेंट। In the absence of a clear provision to apply it retrospectively, it is not to be applied retrospectively. Only when there is a clear provision to apply it retrospectively, then only it can be applied retrospectively। सिंपल भाषा में कहें कि एक सब्सटेंटिव लॉ जो है, जो कि कोई राइट वगैरह क्रिएट कर रहा हो या लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हो, तो वह प्रेज्यूम किया जाएगा प्रोस्पेक्टिव जब तक कि साफ साफ डिक्लेयर ना किया गया हो कि वह रेट्रोस्पेक्टिव है। उसको प्रेज्यूम जो किया जाएगा प्रोस्पेक्टिव ही माना जाएगा। दूसरे स्टैट्यूट, दूसरे कानून जो हैं जो प्रोसीजर से डील करते हैं, जैसे सीआरपीसी वगैरह, वह प्रेज्यूम किए जाते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, कि उनको पास्ट में भी कोई प्रोसीजर चल रहा हो, कोई केस चल रहा हो, तो उस पर भी वह लागू हो जाएंगे। स्टैट्यूट्स दैट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रोसीजर और प्रोवाइड फॉर अ न्यू प्रोसीजर कैन बी ऑपरेटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। जो स्टैट्यूट्स किसी प्रोसीजर को मॉडिफाई करते हो एग्जिस्टिंग को, या फिर कोई नया प्रोसीजर लाते हो, वह रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट किए जा सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए 1 जनवरी को कोई केस चल रहा है किसी पुराने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, अब 15 अगस्त को एक नया कानून आया, इसमें प्रोसीजर चेंज कर दिया गया कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह ऑनलाइन होगी, इंटरनेट के थ्रू होगी। तो हालांकि यह केस पुराना है, इस पर डेट लिख दी गई कि 1 जनवरी से जो भी केसेस हैं, यह कानून जो है 1 जनवरी से लागू माना जा रहा है। तो 1 जनवरी को जो केस हुआ है इसके ऊपर भी यह जो प्रोसीजर वाला कानून है यह लागू हो जाएगा। यह प्रोसीडिंग भी अब ऑनलाइन ही होगी, ना कि यह पुराने वाले प्रोसीजर चलेगी, यह नए प्रोसीजर चलेगी, यह ऑनलाइन होगी। केस लॉ लिखना हो तो अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इस केस में कहा गया था अ प्रोविजन विच डज नॉट क्रिएट एनी ऑफेंस बट इज़ मियरली प्रोसीजरल इन नेचर इज़ नॉर्मली रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। जो कानून किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं क्रिएट करते, जो कि मियरली प्रोसीजरल हैं नेचर में, वह रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, स्टैट्यूट्स दैट रेगुलेट सक्सेशन आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेटेड। जो स्टैट्यूट्स सक्सेशन को रेगुलेट करते हैं, जिनके थ्रू मान लो संपत्ति वगैरह किसी वारिस के पास आती है, वह रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट नहीं होते। जैसे इस केस में एरम्मा वर्सेस वीरूपन्ना
इस केस में कोर्ट ने कहा था वेयर सक्सेशन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस दैट मीन्स दैट द सक्सेसर्स हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड देयर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लॉ बट देन अ न्यू एक्ट केम इन टू ऑपरेशन द प्रोविजन ऑफ द न्यू एक्ट विल नॉट अप्लाई ऑन दैट सक्सेशन। मान लीजिए इस समय सक्सेशन का कानून है, जैसे वारिसों का कानून है, उसमें लिखा हुआ है किसी पिता की संपत्ति उसके बेटे और बेटी को आधी आधी मिल जाएगी। इन दोनों को मिल गई, इस कानून के तहत दोनों को प्रॉपर्टी मिल गई, दोनों उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। अब एक फ्यूचर डेट में नया कानून आता है कि पिता की संपत्ति केवल बेटे को मिलेगी, पूरी की पूरी संपत्ति बेटी को नहीं मिलेगी। तो यह कानून बैकडेट से अप्लाई नहीं होता। जिनको संपत्ति मिल गई, सक्सेशन हो चुका, वह हो चुका। यह कानून नए केसेस पे अप्लाई होगा, ना कि पुराने वाले केसेस पे। यह रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ पर सक्सेशन हो चुका है, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। ऐसे ही स्टैट्यूट्स दैट रेगुलेट ट्रांसफर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेटेड। हेयर ट्रांसफर्स मीन ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी थ्रू रजिस्ट्री। जैसे ज़मीन का जो ट्रांसफ़र होता है, बेनामे वगैरह होते हैं, रजिस्ट्री होते हैं, ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, ऐसे भी रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट नहीं किया जाते ऐसे कानून भी। केस लॉ है ठाकुर हरदेव बख्श वर्सेस ठाकुर जवाहर सिंह। इस केस में कहा गया था स्टैट्यूट्स प्रेस्क्राइबिंग न्यू फॉर्मेलिटीज़ फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर्स आर नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रांसफर दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस स्टैट्यूट्स। मान लीजिए एक कानून है, इस समय जो कानून चल रहा है उसके तहत आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, उसकी रजिस्ट्री करा ली, अब वह प्रॉपर्टी आपकी है, अब आप इस घर में रह रहे हैं, ठीक है। अब एक नया कानून आता है, वह कानून कहता है कि रजिस्ट्री केवल तभी होगी जब रजिस्ट्री करते समय 4 विटनेस हों। यह नई फॉर्मेलिटी उन्होंने जोड़ दी कि 4 विटनेस हों। तो यह नया कानून जो है, जो पुराना जो ट्रांसफ़र हो चुका है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब इसके डेट के बाद जो ट्रांसफर्स होंगे, इस डेट के बाद जो बेनामे होंगे, रजिस्ट्री होंगी, केवल उन्हीं के ऊपर यह कानून अप्लाई होगा, पुराने वाले के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, चाहे उसके 4 विटनेस हों या ना हो। स्टैट्यूट्स प्रेस्क्राइबिंग लिमिटेशन आर प्रोस्पेक्टिव बट फॉर सर्टेन मैटर्स दे आर रेट्रोस्पेक्टिव। मेनली जो लिमिटेशन वाले स्टैट्यूट जो होते हैं, जो स्टैट्यूट्स लिमिटेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, वह प्रोस्पेक्टिव होते हैं, फ्यूचर डेट में अप्लाई होते हैं, पर उनके कुछ मैटर्स होते हैं वह रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। अभी समझते हैं। केस लॉ इसमें लिखना हो तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस शांति मिश्रा। इस केस में कहा गया था व्हेन लेटर एक्ट प्रोवाइड शॉर्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन देन दैट प्रोवाइडेड बाय अर्लियर एक्ट एंड इफ द राइट ऑफ सूट इज सब्सिस्टिंग अकॉर्डिंग टू द अर्लियर एक्ट ऑन द डेट व्हेन द लेटर एक्ट केम इनटू ऑपरेशन देन द राइट ऑफ सूट विल नॉट बी टेकन टू बी एक्सटिंग्विश्ड। सिंपल भाषा में कहें, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को 1 जनवरी को पैसे दिए। अब कानून में लिखा हुआ है कि आप उस फ्रेंड से पैसे लेने के लिए उस फ्रेंड के ऊपर केस कर सकते हैं 12 महीने के अंदर। मान लीजिए आपको टाइम पीरियड पूरा मिल गया, 31 दिसंबर तक का टाइम मिल गया कि 31 दिसंबर तक आप उस अपने फ्रेंड पर केस कर सकते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए। मान लीजिए आज तारीख है 15 अगस्त। अब 15 अगस्त को एक नया कानून आया, उसमें लिखा हुआ है कि लिमिटेशन पीरियड जो है केवल 1 महीने का है, कि आप अपने फ्रेंड से 1 महीने के अंदर ही पैसे ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर केवल 1 फरवरी तक का टाइम दे दिया। तो यह कानून पुराने वाले ट्रांजैक्शन पर अप्लाई नहीं होगा। जो 15 अगस्त को कानून आया है, यह पुराने वाले ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा। जिस डेट को यह ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए हैं, उस डेट को जो लिमिटेशन थी वह वाली लिमिटेशन मानी जाएगी। मतलब कि आपको पूरे 12 महीने मिलेंगे। 15 अगस्त में जो लिखा हुआ था, 15 अगस्त वाले कानून में जो लिखा हुआ था 1 महीने वाली, वह इस डेट के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उनके ऊपर अप्लाई होगा। स्टैट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन आर रेट्रोस्पेक्टिव इन सो फार एज दे अप्लाई टू ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स ब्रॉट आफ्टर देयर ऑपरेशन फॉर एनफोर्सिंग अ कॉज ऑफ एक्शन एक्रूड अर्लियर। सिंपल भाषा में कहें, यह रेट्रोस्पेक्टिव किस हद तक कहलाता है लिमिटेशन वाला, कि मान लीजिए 15 अगस्त को कानून आया है, इसमें लिखा हुआ है 1 महीने के अंदर आपको केस करना है अगर आपको अपने पैसे चाहिए, और आपने पैसे दिए हैं 1 अगस्त को, 1 महीने का टाइम है 1 सितंबर तक का।
तो केस जो फाइल किया जा रहा है 1 सितंबर को किया जा रहा है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन जो है वह 1 अगस्त को हुआ है, कानून आने से पहले वाली डेट को हुआ है। इसलिए इस हद तक हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव कह रहे हैं, लेकिन मेनली जो है बात जो है केस तो बाद में ही फाइल हो रहा है या प्रोस्पेक्टिव है। अब आते हैं फिस्कल स्टैट्यूट्स। जो स्टैट्यूट्स मनी रिलेटेड होते हैं, पैसों से रिलेटेड होते हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह के स्टैट्यूट्स, जीएसटी वगैरह। ये फिस्कल स्टैट्यूट्स जो होते हैं पैसे वाले, यह प्रोस्पेक्टिव होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्जिंग प्रोविजंस। इसका मतलब क्या हुआ, चार्जिंग प्रोविजंस वो प्रोविजंस हैं जो जिनमें कोई नया टैक्स लगाया जा रहा हो या फिर टैक्स के रेट्स वगैरह बढ़ाए जा रहे हो, घटाए जा रहे हो। ये प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचर वाले ट्रांजेक्शन पे ही अप्लाई होगा। और ये रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस डीलिंग विद प्रोसीजर। उस कानून में जो प्रोसीजर से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, वह प्रोविजंस जो हैं उन पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। वह पुराने प्रोसीजर को हटा के नए वाले प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पुराने वाले केसेस पे भी नया प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है। चार्जिंग प्रोविजंस मीन्स provisions by which a charge is created, like some new tax is imposed. Procedural part of taxing statute is retrospective. This applies to pending proceedings also. अब केस लॉ में लिखना हो तो CIT बॉम्बे वर्सेस सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड। इस केस में कहा गया था इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू लॉ इन फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर। एनी चेंज इन लॉ अफेक्टिंग tax liability after that date does not apply to assessment made for that year unless specifically made retrospective. इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए असेसमेंट ईयर है 2020-2021, तो असेसमेंट ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से और यह ख़त्म होता है 31 मार्च 2021. Liability for assessment year 2020-2021 will be computed according to the law in force at the beginning of the year, that is 1st April 2020. Any change in law affecting tax liability after that date will not apply to it unless specifically made retrospective. इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को जो इनकम टैक्स का रेट है वह है 10% की, आपकी इनकम पर 10% टैक्स लगेगा। अब क्या कहते हैं, इसी बीच, इस अंतराल के बीच मान लीजिए 31 दिसंबर को एक नया कानून आ जाता है या फिर इसी कानून में चेंज किया जाता है कि आपका इनकम टैक्स जो लगेगा वह लगेगा 20%। तो ये 20% जो है यह इस पूरी ईयर में कभी नहीं लगेगा, 31 मार्च तक नहीं लगेगा। जो पूरी अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो लगेगा वो लगेगा, वह कानून अप्लाई होगा जो कि 1 अप्रैल के टाइम था, यानी कि 10% वाला ही लागू होगा पूरी साल के अंत तक। ये 20% वाला 31 मार्च के बाद लागू होगा, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इसका असर इस वाले पूरे असेसमेंट ईयर पर नहीं होगा। अगर हमें रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन करना है, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई करना है 20% वाला रेट, तो हमें साफ साफ स्पेसिफिकली डिक्लेयर करना होगा कि इस नए वाले कानून का ऑपरेशन जो है वह रेट्रोस्पेक्टिव है, 1 अप्रैल से यह लागू माना जा रहा है, अनलेस स्पेसिफिकली मेड रेट्रोस्पेक्टिव। अब देखते हैं, पीनल स्टैट्यूट्स क्रिएटिंग न्यू ऑफेंसेस और इंक्रीजिंग पेनल्टी फॉर एग्जिस्टिंग ऑफेंसेस आर प्रोस्पेक्टिव ओनली। पीनल स्टैट्यूट्स जो होते हैं जैसे IPC वगैरह, जो कि कोई नया ऑफेंस क्रिएट कर रहे हो या फिर पेनल्टी बढ़ा रहे हो किसी एग्जिस्टिंग ऑफेंस के लिए, कोई एग्जिस्टिंग अपराध है उसके लिए कोई पेनल्टी बढ़ा रहे हो, इम्प्रिजनमेंट वगैरह बढ़ा रहे हो, 1 से 5 साल कर रहे हो, 10 साल कर रहे हो, तो वह प्रोस्पेक्टिव होता है। मतलब कि उस जिस डेट से वह कानून आया है उस डेट के बाद ही वह लागू होगा, किसी बैक डेट से उस कानून को लागू नहीं करा सकते। अ पर्सन डिड एन एक्ट प्रायर टू ऑपरेशन ऑफ अ लॉ विच फॉरबिड्स दैट एक्ट, दैट पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। मान लीजिए 1 अगस्त को यह कानून आया है, तो यह कानून जो है किसी बैक डेट से अप्लाई नहीं किया जा सकता, जब तक कि साफ साफ ना लिखा हो, यह किसी फ्यूचर डेट से ही अप्लाई हो सकता है। इस डेट से पहले कोई कार्य किया गया होगा उसके ऊपर यह कानून अप्लाई नहीं होगा। जिस भी व्यक्ति ने वह कार्य किया होगा उस व्यक्ति को लायबल नहीं माना जाएगा। एन एक्ट लीगल एट टाइम ऑफ डूइंग इट कैन नॉट बी मेड अनलॉफुल बाय सम न्यू इनेक्टमेंट। मान लीजिए इस समय यह कानून, यह जो एक्ट जो है, यह जो काम किया गया है जिस व्यक्ति के द्वारा, यह काम जो है लीगल था, बाद में 1 अगस्त को जो कानून आया है उसमें यह इलीगल है। तो यह जो पास्ट डेट में किया है उस टाइम
लीगल है तो इसको अनलीगल अनलॉफुल नहीं बनाया जा सकता किसी नए कानून से। जिस जिस समय वह लीगल था तो वह लीगल ही रहेगा, फ्यूचर वाले किसी कानून से उसको इलीगल नहीं बनाया जा सकता। केस लॉ के लिए लिख सकते हैं वेस्ट रमनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में कहा गया था पीनल स्टैट्यूट्स विच क्रिएट ऑफेंस और विच इंक्रीज पेनल्टी फॉर एन एग्जिस्टिंग ऑफेंस विल ओनली बी रेट्रोस्पेक्टिव। जो स्टैट्यूट्स जो है ऑफेंस क्रिएट करते हो या फिर किसी एग्जिस्टिंग ऑफेंस में पेनल्टी इंक्रीज करते हो वह प्रोस्पेक्टिव होते हैं। अब देखते हैं स्टैट्यूट्स प्रेस्क्राइबिंग फ्यूचर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन पास्ट मिसकंडक्ट आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। इसका क्या मीनिंग हुआ, एक केस लॉ से समझते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस विष्णु रामचंद्र। इस केस में जो स्टेट ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट 1951 इसने ऑथराइज किया था किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी ऐसे अपराध के लिए कन्विक्ट हो चुका हो जिसमें चोरी भी शामिल हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं रिमूव किया जा सकता है किसी प्लेस से, कोई पब्लिक प्लेस वगैरह हो। मान लो कोई व्यक्ति चोरी के जुर्म में सजा काट के आया है, उस व्यक्ति के लिए मना कर दिया जाए कि वह व्यक्ति किसी ज्वेलरी शॉप के पास नहीं जाएगा, इस प्रकार। तो हेयर द क्वेश्चन वॉज कैन अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट इन 1949 बी रिमूव फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एरिया व्हेन द कन्विक्शन वॉज इन 1949 एंड द एक्ट केम लेटर। उस व्यक्ति ने जो चोरी की थी वह 1949 में की थी लेकिन कानून आया 1951 में, तो क्या ऐसे पास्ट डेट में कोई किया हुआ कार्य उस पर ऊपर लागू हो सकता है। इट वॉज ऑब्जर्व बाय कोर्ट दैट द एक्ट डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑफेंस नॉर मेक्स पनिशेबल that which was not an offense. The act is designed to protect the public from activities of undesirable person so long as the action taken against him is after the act comes into force. The statute cannot be said to be applied retrospectively. यह कानून कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं माना जाएगा कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव हम ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर केवल उस व्यक्ति को क्या कहते हैं पब्लिक को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी अनडिजायरेबल पर्सन की एक्टिविटी से। यह कोई रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैट्यूट्स प्रेस्क्राइबिंग रेमेडी फॉर पास्ट फैक्ट्स आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। किसी पास्ट फैक्ट के ऊपर कोई रेमेडी प्रेस्क्राइब की जा रही है तो वह भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कहलाती। ये नहीं कहेंगे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ अ फर्दर बेनिफिट एक्वायर्ड थ्रू अ स्टैट्यूट डिपेंड्स ऑन पास्ट फैक्ट इट डज नॉट मीन दैट द लॉ इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। केस लॉ में लिखना हो तो रफ़ीकुन्निसा वर्सेस लाल बहादुर क्षेत्री। इसमें a tenant who had built a permanent structure on the land of tenancy was protected from eviction. It was held that such protection covers even such cases where structure was built by tenant before the act came into force. मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी किराए की ज़मीन पर रह रहा था, उसने उस ज़मीन पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया। बाद में कानून आया कि यदि किसी व्यक्ति ने किराए की ज़मीन पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है तो उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। यह कानून आया बाद में, तो इसमें एक पास्ट में किए हुए एक्शन पे, पास्ट के फैक्ट पे उसको एक फ्यूचर में रेमेडी मिल गई, तो इसको कोई रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है स्टैट्यूट्स डीलिंग विद अपील्स आर प्रोस्पेक्टिव ओनली। अपील से डील करने वाले स्टैट्यूट्स कानून प्रोस्पेक्टिव होते हैं, वो फ्यूचर में ही अप्लाई होते हैं, पास्ट डेट से अप्लाई नहीं होते नॉर्मली। राइट टू अपील इज कंसिडर्ड टू बी अ सब्सटेंटिव राइट, हेंस इट इज़ प्रोस्पेक्टिव ओनली। राइट टू अपील जो है एक सब्सटेंटिव राइट माना जाता है और सब्सटेंटिव राइट हमने पहले भी पढ़ा है वह प्रोस्पेक्टिव होते हैं। If after commencement of original proceedings the law relating to appeal is amended so as to adversely affect this vested right to appeal, it is presumed to be prospective only. इसमें केस लॉ लिखना हो तो गरीकपति वीर्य वर्सेस एन सुब्बिया चौधरी। इसमें कोर्ट ने कहा था The right to appeal is a vested right and such a right to enter the superior court accrues to the litigant and exists as on and from the date of the list commences, and although it may be actually exercised when the adverse judgment is pronounced, such right is to be governed by the law prevailing at the date of the institution of the suit or proceeding and not by the law that prevails at the date of the decision or at the date of filing of appeal. सीधी सीधी बात है। मान लीजिए आज के दिन आपने केस फाइल किया, आज मान लीजिए 1 जनवरी है, आपने केस फाइल किया 1 जनवरी को, जिस दिन आपने केस फाइल किया उस समय जो कानून था कि इस तरह के केस में अपील जो है आप 5 साल तक अपील कर सकते हैं। अब 1 जनवरी के बाद आपको मान लीजिए 15 अगस्त को
आप केस हार गए। अब 15 अगस्त के से पहले, अब 15 अगस्त को ही क्या मान लीजिए एक नया कानून आया, उसमें लिखा है कि आप केवल 1 साल के अंदर ही की अपील कर सकते हैं। तो भले ही नया कानून आया है कि आप 1 साल तक अपील कर सकते हैं इस प्रकार के केसेस में, लेकिन मेन जो चीज़ है वह देखी जाएगी किस दिन केस फाइल हुआ था। उस डेट को जो कानून था अपील से रिलेटेड केवल वही अप्लाई होगा। जिस दिन डिसीजन आया हारने का उस दिन क्या कानून था इससे कोई मैटर नहीं करता। जिस दिन केस फाइल हुआ था उस दिन अपील का क्या कानून था, अपील से रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे, वह अप्लाई होंगे, ना कि नए वाले। इस सारे मैटर का यही समरी है। अब पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। अल्ट्रेशन प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड। जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उनमें उनके प्रोसीजर में चेंजेस किए जा सकते हैं। अल्ट्रेशन अफेक्टिंग सब्सटेंटिव राइट्स कैन नॉट बी अप्लाइड। कोई ऐसे चेंजेस जो कि सब्सटेंटिव राइट्स को चेंज करते हो, अल्टर करते हो, वह अप्लाई नहीं किया जा सकते हैं। केस लॉ में लिखना हो तो ए कॉटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 power was given to director of education to make appointment to the post of principal. While a proceeding was pending before director of education to appoint principal, through an amendment this power was withdrawn. It was held that amendment in the absence of express words or necessary implication could not be construed to take away power of director in pending proceeding. इस केस की समरी बताते हैं। इस वाले एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को पावर दी गई थी कि वह किसी भी व्यक्ति को प्रिंसिपल की पोस्ट पे अपॉइंट कर सकता है, उसको प्रिंसिपल अपॉइंट करने की पावर थी। अब उस डायरेक्टर के पास एक प्रोसीडिंग चल रही थी एक प्रिंसिपल को अपॉइंट करने के लिए। यह प्रोसीडिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही थी। इस प्रोसीडिंग के दौरान ही सरकार ने क्या किया, एक कानून लाई, उसके द्वारा उसने यह पावर छीन ली, प्रिंसिपल को अपॉइंट करने की पावर छीन ली। तो कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट लाए हो आप, जो पावर छीनने के लिए जो आपने नया चेंज किया है कानून में, यह पेंडिंग प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होगा। या तो आप एक्सप्रेसली लिखते कि ये पेंडिंग प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होगा या पास्ट डेट से अप्लाई होगा। आपने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि यह पास्ट डेट से अप्लाई होगा, तो इस वजह से यह पेंडिंग प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होगा। प्रोसीडिंग पहले से इंस्टीट्यूट की जा चुकी है, शुरुआत उस प्रोसीडिंग की हो चुकी है। या तो आप पहले से लिखते कि पास्ट डेट से यह कानून लागू होगा, आपने ऐसा लिखा नहीं है, तो यह ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव होगा, यह फ्यूचर में ही माना जाएगा। जो पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा, यह अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। इसलिए डायरेक्टर की पावर इस केस में नहीं छीनी जा सकती। जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है उसमें वह प्रिंसिपल को अपॉइंट कर सकता है। ये हो गया आपका रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स।